बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो में खुश आमदीद। नॉवेल लेकर आए हैं जो रुके तो कोहे गिरा थे हम। इस नंबर 50 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम इख्तिसात आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। तीफे ने सुना है कसम खा ली है। अच्छा, किस बात की भला? मेरे मुंह में खाक पड़े। सुना है कहता है इस बिन बारात के दूल्हे की गर्दन उतार कर रख दूंगा। हा हा हा। अरे वाह, लेकिन गर्दन उतार कर रखेगा कहाँ? आप मजाक समझ रहे हो जी। तीफे ने सुना है कभी झूठी कसम नहीं खाई। वो कहता है पूरा करके रहता है। लो, गर्दन मेरी उतरने जा रही है। आंसू तुम्हारे बहने लगे, टांगे भी लगता है कांप रही हैं। तो ऐसी बातें सुनकर मैं झूमर गाने लगूं और लुटी डालूं क्या? टांगे तो दहशत के मारे कांप रही हैं। अच्छा, तो फिर तुम्हारे ख्याल में क्या होना चाहिए? अब इधर ज़्यादा आना जाना बंद कर दें जी। दुश्मनों के इरादे पर आग पर से, पर आपकी जान की सलामती चाहिए। अरे भाई, मैं आना जाना कैसे बंद कर दूं? यहाँ मेरी बीवी रहती है आजकल, दूसरे जी से है। और क्या। और यहाँ तुम रहती हो जो मुझे झोलियाँ फैला फैला कर दुआएं देती हो। तुम कहती हो कि मुझे भाग लगें, तो फिर देख लो कैसे भाग लगे मुझे। कारोबार एकदम ऊपर जा रहा है। बस वो फारिग हो जाए खैर से तो यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर हो जाएंगे। अल्लाह आपके शिमले को और भी ऊंचा करे। अल्लाह ऊंचे दरवाज़ों कड़ी दीवारों वाले महल अता करे। अल्लाह कर खैरा रखे जी। लेकिन मुझे बड़ी फ़िक्र है, इसकी तो हालत ही ऐसी है। इसके सामने मैं ये बातें नहीं कर सकती। लेकिन आपको समझाती हूँ, अपनी जान की सलामती का लिहाज करें, ना आया करें इधर ज़्यादा। अच्छा, अगर इतना ही ख़तरा है और हिफाजत का तरद्दुद हो नहीं सकता तो ये पहलवान सिराज सरफराज क्या कर रहा है इधर? इसकी जब मैं तो 250 रुपये क्यों झोंके जाते हैं हर महीने। आग लगे इस नासपीटे को तो जी। मुस्टंडा 4 4 रोटियां खाकर बस डकार मारने और अपने बड़े बड़े हाथ पाँव फैलाकर लेटे लेटे चरपाई तोड़ने को इधर पड़ा रहता है। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा करो, नमाजी परहेजगार बंदा है। इतने बुरे बुरे अल्फाज मत बोला करो इसके लिए। बोला ना करूं तो और क्या करूं? तीफा लाटर सामने वाले चौबारे पर खड़ा लाल लाल आंखें निकाले गिरेबान खोले इधर झांकता रहता है दिन भर। और ये कमबख्त सर नीचा किए वज़ू के लिए पानी और खाने के लिए रोटी सालन मांगने के सिवा कुछ कर नहीं सकता। आपकी ज़ोजा मोहतरमा भी अपने नाम की एक खातून है। दिल की तसल्ली को ये मुस्टंडा इधर उधर बैठा रहता है। अनाज का दुश्मन हमें तो घर से पड़ रहा है कमबख्त। सुना है महल्ले वालों को भी इसके इधर पड़े रहने पर एतराज़ है। एतराज़ ना हो तो और क्या हो, वो तो कहेंगे ही, और ठीक ही कहेंगे कि वो जवान जहान लड़कियों के घर में बाहर का मुस्टंडा क्या कर रहा है। ना महरम आग लगना। हाँ, ये भी सोचने की बात है। आप समझाइए अपनी ज़ौजा को, इसे तो उंगली से पकड़ कर निकाल बाहिर करें और ख़ुद आपके सामने ये लें मेरे हाथ जुड़े हैं, इधर आना कम कर दें। ना भाई, मैं इधर आना नहीं छोड़ सकता। हफ्ते के शुरू में जब तक तुम्हारी दुआओं का कोटा ना समेट लूँ मुझसे कारोबार नहीं होता। मेरी दुआओं का तो बहाना ही है। असल में तो सरकार अपनी ज़ौजा की मनमोहनी सूरत और मीठी आवाज़ सुनने तशरीफ़ लाते हैं। क्या 16 आने से सियानी बात की है तुमने? याद करो, जब मैं पहले यहाँ आना शुरू हुआ था तो मुझसे 10 20 रुपया बख्शिश लेकर तुम कितनी दुआएं देती थी मुझे, ऊंची शान ऊंचे भागों की। देख लो, तुम्हारी दुआएं लग गई मुझे, जिसकी खातिर तीफा लाटर गर्दनें उतारने को बावला हुआ फिरता है, वो मेरे अक़द में आ गई। हाँ, ये तो है, मगर है बड़ा खूनी फ़ैसला। तीफे जैसे बंदे को क्या फ़र्क पड़ता है? एक छोड़ 10 गर्दनें उतार सकता है। वो पहले भी कितनी ही उतार चुका है और फिर भी खुला फिरता है। चलो तुम दुआ करो कि खैर से फारिग हो जाएं, फिर निकलते हैं यहाँ से। मैं ना करूँगी दुआ तो और कौन करेगा? यहाँ से निकल चलेंगे तो इस मुसलमानों के से तो निजात मिलेगी कम अज़ कम। भाई, ये तुम्हारी कैटेगरी समझ में नहीं आती मुझे। तुम्हें तीफा लाटर ज़्यादा प्यारा लगता है या ये सिराज सरफराज? तीफा लाटर बुरा नहीं लगता, इससे डर लगता है मुझे, लेकिन इस सिराज से तो एक अजीब सी चिढ़ है मुझे।
मगर आप मुझे इस बार तीफों और सराजों की बातों में उलझा कर बच नहीं सकते। खैर से लड़का हुआ तो सच्चे सोने के कंगन लूँगी मैं, सच्चे सोने के नहीं, सच्ची चांदी के। अरे जाएं साहब, बड़े कारोबारी बनते हैं, सोने को चांदी में बदल दिया। जाएं जाएं, हम कुछ भी नहीं लेते, मेरे लिए चांद जैसा लड़का ही बहुत होगा। ओह, तुम तो बुरा मान गई। अच्छा चलो, सोने के कंगन फाइनल हो गए, और बताओ। और कुछ नहीं बताना। शिश, आप खामोश हो जाएं, आ रही हैं आपकी जोजा, जो सुन लेंगी ना तो आपको तीफे वाली बात तो मार मार के जूतों के फर्श कर देंगी मुझे। हमारी बोलती हुई इसके सामने बंद हो जाती है। भाग लगे रहें इसे, सलामती हो इसकी, अल्लाह शान ऊंची रखे इसकी, इस जैसा कोई दूसरा नहीं। हाँ हाँ हाँ, भाई तुम्हारे अंदर की मिरासन नहीं मरती, जितनी मर्जी कोशिश कर लो तुम रिफाइन होने की। मुझे तो कभी कभी डर लगता है मेरा बच्चा तुम पालोगी तो ये जरासीम इसमें भी ट्रांसफ़र कर दोगी। देख लेना साहब जी, वो माँ बाप से ज़्यादा मुझ पर पड़ेगा। दिन रात तो मैं ही साथ हूँ आपके ज़ौजा के। जब भी मुझे डर है कि माँ के पेट से निकलते ही भाग लग किनारे ना मारने लगे। मिरासनों की संगत में रहने वाले मिरासी ना बने तो भी मिरासीपन आ ही जाता है। इनमें बचकर रहिएगा सरकार। बच नहीं सकता था, तुम्हारे तीर का शिकार हो चुका हूँ। जब तक ले ना लूँ चैन नहीं आता। शिश, चुप, आ रही हैं, वो मार ना खा लेना कहीं। मुझे तुमसे एक शिकायत है इब्राहिम। तुमने मेज़ पर रखा क्रिस्टल का पेपर वेट उठाकर हाथ में घुमाते हुए से देखा। मैं इस पर पेश की माजरत ख्वाह हूँ बिल्कुल अंकल। पूछोगे नहीं क्यों? उन्होंने गहरा सांस लेते हुए कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाई। यकीनन इसकी कोई ठोस वजह होगी। इब्राहिम ने इनकी तरफ देखे बगैर कहा। वो इनकी तरफ देखना चाह भी नहीं रहा था। इस रोज़ इनके सामने आकर इन पर नजर पड़ते ही इसे फौरी तौर पर एक ही ख्याल आया था। वो इन चंद दिनों में ही अचानक बूढ़े और कमज़ोर लगने लगे थे। शायद उन्होंने बाल डाई नहीं किए, या शायद उन्होंने सेहतमंद खुराक लेना छोड़ दी, इसने सोचा। लेकिन ना जाने क्यों इसे पहली बार के बाद इन पर दोबारा नज़र डालना नहीं पाया। इसे लगा वो जिस बिलाल सुल्तान को देखने का आदी था, अगर वो बिलाल सुल्तान इसे दिखाई नहीं दे तो वो इस शख्स को देखना नहीं चाहता था जो इसके सामने बैठा था। तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि इसकी ज़िंदगी में कोई ऐसी लड़की है जिसे वो बहुत चाहता है? वो पूछ रहे थे, और वो एक ऐसी बात पूछ रहे थे जो इब्राहिम के लिए गैर मुतवक्का थी। मैं आपको ये बात कैसे बताता अंकल, जबकि मैं खुद ऐसी कोई बात नहीं जानता था, इसने पहलू बदलते हुए कहा। गलत बयानी मत करो, वो ठहरे हुए लहजे में बोले। कम से कम अब तो ये मत करो, और इसलिए मत करो कि मुझे तुमसे गलत बयानी की उम्मीद नहीं है। मैं बहुत सोचूं, बहुत याद करूं, तब भी मुझे याद नहीं पड़ता कि इसकी ज़िंदगी में ऐसी किसी लड़की की मौजूदगी के बारे में मैं जानता हूँ। इब्राहिम को उनके लहजे के तयक़ुन पर हैरत हो रही थी। जहाँ से आखिरी बार तुमने इसे लेकर आए थे वहाँ इसके अलावा कौन था? वो इब्राहिम कुछ कहते कहते रुक गया। हाँ, अब मैं कहूँ, तुम जानते थे। इसने इस वक्त ऐसी कोई बात मानी नहीं थी। इसका कहना था मैं इन लोगों से यूं ही वाकिफ था। खैर, मैं इससे ज़्यादा इस मौजू पर बात नहीं करूँगा। उन्होंने गर्दन मोड़कर खिड़की की तरफ देखते हुए कहा। अंकल, वो बार्सिलोना में है। इसने 3 बार पहले वहाँ एक टूरिस्ट कंपनी से रब्ता किया है। शायद वो जानना चाह रहा है। इब्राहिम ने तेज़ी से कहा। हम इसके पीछे जा सकते हैं, आप इजाज़त दें, मैं जाता हूँ इसके पीछे। हम अभी इसी वक्त इसको ट्रेस कर सकते हैं। इब्राहिम के खामोश होने के बाद कमरे में सुई गिरने की आवाज़ तक सुनाई नहीं देने जैसी खामोशी छा गई। इब्राहिम के कान इनके जवाब के मुंतज़िर थे। वो जानता था वो इसे अपने जहन में तरतीब दिया कोई ऐसा मंसूबा सुनाने वाले थे जिसके ज़रिए साथ की फुर्तियाँ और फरार एक बार फिर इधर का उधर रह जाने वाला था। वो इनसे मंसूबे पर दिल ही दिल में पुरजोश भी हो रहा था, क्योंकि वो जानता था कि बिलाल सुल्तान का जहन कैसा पुख्ता मंसूबे बनाने का अहल था। नहीं, अपनी तवक्को के खिलाफ लफ्ज़ कान में पड़ने पर इसने चौंक कर इनकी तरफ देखा, अगरचे वह इनकी तरफ ना देखने का फैसला कर चुका था। नहीं, इब्राहिम से नज़र चार होने पर उन्होंने वही लफ्ज़ दोहराया। कोई भी इसके पीछे जाएगा, ना ही इससे रब्ता करेगा, ना ही इसे ढूंढ निकालने की कोशिश करेगा। अगर इब्राहिम इनकी इस बात पर शजदा रह गया। अल्फाज इसके मुंह से ठीक से निकल नहीं पा रहे थे।
لوگ چلے جاتے ہیں، ان کے چلے جانے سے زندگیاں رک نہیں جاتی، زندگی اسی طرح چلتی رہتی ہے، کیونکہ اس کے لیے کسی کا اس میں سے منفی ہو جانا یا کسی کا اس میں جمع ہو جانا معمول کی بات ہے۔ مگر انکل، ہم لوگوں کی بات تو نہیں کر رہے، ہم ساتھ کی بات کر رہے ہیں۔ ابراہیم کے منہ سے الفاظ ابھی بھی ٹھیک سے نہیں نکل رہے تھے، وہ شوق میں تھا۔ میں بھی اس کی بات کر رہا ہوں صاحبزادے۔ ان کے لہجے میں وہی تیقن تھا جو ان کے لہجے کا خاصا ہوا کرتا تھا، لیکن وہ ابراہیم سٹ پٹا گیا۔ میرا مطلب ہے، آپ اس کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں؟ میں سمجھتا تھا کہ تمام تر نظریاتی اختلافات کے باوجود وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن اس نے ایسا کر لیا۔ وہ پیپر ویٹ میز پر رکھ کر اسے غور سے دیکھتے ہوئے اس پر انگلی پھیر رہے تھے۔ اور یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، اور ظاہر ہے اچھی طرح سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا اس نے یہ فیصلہ۔ ان کے چہرے پر ایک بے بس سی مسکراہٹ ابھری۔ اسے اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کی آزادی ملنی چاہیے۔ انہوں نے ابراہیم کی طرف دیکھ کر سر ہلایا۔ مگر وہ غلط کر رہا ہے، ابراہیم نے تیزی سے کہا۔ وہ کنویں میں چھلانگ لگانے جائے گا تو کیا آپ اور میں اسے لگانے دیں گے؟ اس کا کینوس کنویں سے بڑا ہے مائی ڈیئر سن۔ وہ اسی بے بس مسکراہٹ کے ساتھ مسکرائے۔ اس کے سامنے سمندر ہے اور وہ خود کو ایک ماہر تیراک سمجھتا ہے۔ اسے اپنے بازو آزمانے دو۔ انہوں نے یوں کہا جیسے بات ختم کرنا چاہتے ہوں۔ ابراہیم جانتا تھا اس سے آگے وہ اس موضوع پر ایک بھی بات نہیں کریں گے، سو جواب میں انہیں صرف دیکھتا ہی رہ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ انٹرکام اور فون پر اپنے کاروباری رابطوں کے ساتھ مصروف تھے۔ وومن زادے امریکی نسل تھا، لیکن اس نے آنکھ امریکہ میں کھولی تھی۔ انقلاب ایران کے زمانے میں اس کے دادا دادی ترک وطن کے بعد پہلے ہالینڈ اور پھر امریکہ کی ریاست نیو یارک میں جا بسے تھے۔ وومن زادے کے باپ نے اپنی ہی طرح ترک وطن کر کے نیو یارک پہنچی ایک ایرانی خاندان کی بیٹی سے شادی کر لی۔ دونوں خاندانوں کے درمیان ایک نقطہ مشترک تھا، دونوں ہی خاندان شاہ کے وفادار تھے۔ شاہ کے ساتھ جلا وطنی میں کیا بیتی پیچھے دفن میں بچ رہے ان کے ساتھ کیا گزری، دونوں ہی خاندانوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ان کی نئی زندگی پرکشش تھی اور وہ اس میں رہتے ہوئے ذات زندگی کے مزے لے رہے تھے۔ وہ وفادار پیدائشی امریکی تھے، ان کی زبان، رہن سہن، تہذیب، ثقافت سب امریکیوں کی سی تھی، مگر وہ وفادار اپنے ماں باپ سے زیادہ اپنے دادا دادی اور نانا نانی سے مانوس تھے۔ ویکینڈ اور لمبی تعطیلات کے دوران وہ اپنے دادا یا نانا کے پاس جا کر رہا کرتے تھے، جو اس وقت اس عمر کو پہنچ چکے تھے جب ترک وطن کر کے آئے لوگوں کو وطن کی یاد ستانے لگتی ہے۔ دادا نانا اس کو ہوم کی کہانی سناتے اور وہ اندیکھے وطن کی رومان پرور کہانیوں کا اسیر ہوتا رہتا۔ اس کے دادا کا انتقال اس وقت ہوا جب وہ 23 برس کا تھا۔ دادا کو وطن یاد کے علاوہ ایک اور چیز بہت مرغوب تھی، وہ چیز اس کی سکیٹنگ کہلاتی تھی۔ دادا کا یہ شوق بھی وومن زادے کو منتقل ہوا۔ جس وقت دادا کا انتقال ہوا وہ ایک انٹر اسٹیٹ سکیٹ ڈرائیونگ مقابلے میں شرکت کر رہا تھا۔ دادا کے آخری رسومات میں تو وہ شریک نہیں ہو سکا، لیکن اس نے وہ مقابلہ جیت کر اس جیت کو دادا کے نام معاون کرتے ہوئے انہیں ایک طرح کا خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ دادا کے جانے کے کچھ عرصہ بعد نانا اور دادی بھی دنیا سے چلے گئے۔ وہ ان کے ماں اور باپ بھی شادی کے 27 برس بعد علیحدگی ہو گئی۔ وومن، اس کے 2 بھائی اور ایک بہن ہائی اسکول کالج سے نکل کر غم روزگار میں مصروف ہو گئے۔ دادا کا ہوم اور سکی ڈرائیونگ کا خط ایک خوبصورت خواب بنتے چلے گئے۔ وومن کو ایک مقامی سافٹ ویئر کمپنی میں معمولی سی نوکری ملی۔ اپنی محنت پسند مزاج کی وجہ سے اگلے 5 سالوں میں وہ اس کمپنی میں ترقی کرتا کرتا ایک اچھے عہدے پر پہنچ گیا۔ زندگی میں ذرا سی سہولت آنے کے بعد اسے دادا کا ہوم کم لیکن سکی ڈرائیونگ پھر سے یاد آنے لگا۔ کسی زمانے میں وہ ایک پیشہ ور سکی ڈرائیور بننا چاہتا تھا، مگر مسائل نے اسے ایسا کرنے سے نہیں دیا۔ جب مالی آسودگی آنے لگی تو اس کا وقت آگے جا چکا تھا۔ وہ مشق نہ ہونے کے باعث مہارت کی وجہ سے حد سے باہر جا چکا تھا، اور اب یہ جنون صرف شوق کی حد تک ہی پالا جا سکتا تھا۔ اس شوق کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر سال موسم سرما میں کسی ایسے ٹرپ کا انتظام ضرور کرتا جس میں مختلف یورپین ملکوں میں اسے سکی ڈرائیونگ کے زیادہ سے زیادہ مواقع مل سکتے تھے۔ اس سال وہ اسی سلسلے میں انگلینڈ میں تھا، اور اس بار ہم سکی ڈرائیونگ ایونٹ اس کے شوق کی منزل تھا۔
डरहम इसकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान से हुई जो दादा के होम के हमसाया मुल्क से आया था और पहली बार किसी सिक्की ड्राइविंग इवेंट में शामिल हो रहा था। मैं वोवनज़ादे हूँ, न्यूयॉर्क से। मोती ने नाश्ते की मेज़ पर बैठे इस नौजवान से वोवन ने अपना तारुफ कराया। वोवनज़ादे और न्यूयॉर्क, जवाब में इस नौजवान ने एक चमकती मुस्कुराहट के साथ, इसे दोनों नामों में कोई मुमासलत नहीं है, इसलिए कि मेरे आबा-ओ-अजदाद का वतन ईरान था। वोवनज़ादे इसकी बात पर बुलंद आवाज़ में हंसता हुआ बोला, ओह, खुशबू और फूलों का मुल्क ईरान। इसके मुखातिब ने बेइख्तियार कहा था। हो सकता है, वोवन शाह ने उचकाए। मैं इसके बारे में जो जानता हूँ वो बहुत कम है, लेकिन मैं इसके बारे में जो जानता हूँ वो काफ़ी ज़्यादा है। वो मुस्कुरा कर बोला, ईरान मेरे वतन का साया है। मैं पाकिस्तान से सात सुल्तान हूँ। पाकिस्तान और सात सुल्तान से वोवन का ये पहला तारुफ था। मैं अभी यहाँ के सब इंस्टीट्यूट देख रही हूँ जहाँ से मुझे वाकई कुछ सीखने का मौका मिल सकता है। अभी मैंने बाकायदा कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया है मम्मी, महानूर कान से फ़ोन लगाए फ़ायज़ा को बता रही थी। नहीं, मुझे नहीं लगता मेरा यहाँ क़याम ज़्यादा लंबा रहेगा। जिस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए मैं यहाँ आई थी वो प्रोजेक्ट किसी और के पास चला गया है। मैं तो अब रही सही मालूमात ही हासिल कर रही हूँ। उसके मुतालिक इसने नीची आवाज़ में कहा, मैं जानती हूँ आपको मेरी बात आपकी समझ में नहीं आ रही होगी। दरअसल ये सारी टेक्निकल बातें हैं, आपके वाकई समझ में नहीं आएंगी। आप फिक्र मत करें, मैं सेमेस्टर शुरू होने से पहले आ जाऊँगी। पानी में यहाँ बहुत मज़े हैं। मामी मैं अमेरिका गई हुई हैं, आपको पता है फ़रक़ान मामू ने मुझे हर तरह का कंफर्ट दिया हुआ है। एक छोटी गाड़ी उन्होंने मुझे दे दी है ताकि मुझे आने जाने में आसानी रहे। खाना वाना सब टाइम पर मिलता है, आप फिक्र मत करें, इसने सामने देखते हुए कहा। वो इब्राहिम के दिए हुए टाइम पर इसके जिम में पहुंच गई थी और यहाँ पहुँचते ही फ़ायज़ा का फ़ोन आने पर इसे इनसे तसल्ली भरी गुफ्तगू करनी पड़ी थी। सामने से आते इब्राहिम को देखकर इसने फ़ायज़ा को खुदा हाफिज़ कहा और फ़ोन बंद कर दिया। हेलो, इब्राहिम इसके करीब आकर कहा, तुम वक्त की खासी पाबंद लगती हो। हाँ शायद, इसने सर हिलाते हुए कहा। यह और बात है कि वक्त फिर भी मेरे हाथ नहीं आता, आगे निकल जाता है। अच्छा, इब्राहिम की समझ में इसकी बात नहीं आई थी, इसलिए बस मुरवत में ही हंसने लगा। आओ कोई कोल्ड ड्रिंक जूस वगैरह लेते हैं, फिर चलते हैं। वो मेन हॉल से बाहर निकलते हुए बोला, नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस चलते हैं। वो भागती हुई ट्रेडमिल पर नज़रें जमाते हुए बोली, ये ट्रेडमिल जो तुम देख रही हो ये साथ के लिए रिज़र्व थी। इब्राहिम को याद आया, वो हमेशा इसे ही इस्तेमाल करता था। चलें, मानो ने इसकी बात सुनकर दिल को चीरती हुई धड़कन को नज़रअंदाज करके कहा, हाँ चलो चलते हैं। इब्राहिम इससे आगे चलता हुआ जिम से बाहर निकल आया। अल्लाह अल्लाह, भाई के कान काटोगी क्या? हाँ हाँ भाई, भाई बच्चे को बहलाते बहलाते नाई के कान क्यों काटने लगी? नाई कमबख्त ने ही तो सर के साथ पहले बाल उतारते उतारते लगता है ज़ख़म लगा दिया है हमारे शहज़ादे को। जब ये रोए चला जा रहा है। नहीं, जब से तुमने इसे गोद में लिया है तब से रोए चला जा रहा है। फिर तो नाई के नहीं, मिरासी के कान कटने चाहिए। उड़ा लो मजाक तुम दोनों मिरासनों का। एक दिन देखना ये मिरासी ही होंगे, तुम्हारी तरफ बढ़ते वार अपने सीने पर लेने वाले। सुन लो, बहादुरी और वफादारी के दावे कर रही हैं मोहतरमा। इसकी बातें रहने दें, इसे अपने अलावा सारी दुनिया कमबख्त ही लगती है। हर वक्त मौलवानों के बेचारे लौंडे के पीछे पड़ी रहती है। वो कमबख्त, नाई कमबख्त, दुकान वाले कमबख्त, मेहतरानी कमबख्त, अल्लाह जाने कोई कम बुलंद बख्त भी है इसके नज़दीक के नहीं है। क्यों नहीं बुलंद बख्त, हमारा ये शहज़ादा है ना बुलंद बख्त। अल्लाह इसको भाग लगाए, इसकी शान ऊंची करे। जिस दिन से ये पैदा हुआ है उठाए उठाए फिरती रहती हो। इसे गोद की आदत हो गई ना तो बिस्तर पर डालना दुश्वार हो जाएगा। अच्छा, अभी तो इसे मुझे दे दो, मैं 2 घड़ी उठा लूँ गोद में, फिर मेरे जाने का टाइम हो जाएगा। ये लें भाई, अजीब वालिद पाए हैं हमारे शहज़ादे ने। बेचारा दुनिया में जिस वक्त आया इस वक्त भी मौजूद नहीं थे। इसके कान में अजान देने की सादत भी इस हबशी पहलवान सिराज सरफराज को ही मिलनी थी। अब्बा मौजूद होते, ज़रूर मौजूद होते। तुम ही ने भगाया था इस शाम तीफे लाटर की सुनावनियाँ सुनाकर। हाँ तो ठीक ही किया था ना,
खुद अपनी आंखों से इसे नंगा खंजर लिए बढ़ के मारते सुना था। उन्हें क्या फिर वो किसी की गर्दन काटें। तुम ख्वामखा ही मेरे मासूम से शौहर को यहाँ से भगाने के चक्कर में रहती हो। एहतियात लाजम है बेगम साहिबा, और आप नए नवेले अब्बा जान से बातों पर ना टर खाइए। रोकड़ा निकालिए। रोकड़ा? मैं बूंदी के लड्डू मंगवाऊँ शीरी महल से? मुँह मीठा तो कराइए, कंगन की बात बाद में करूँगी। हाँ हाँ, जितने चाहे लड्डू खाओ। ये लो पैसे। अब बताओ भला, लड्डू मंगवाने के लिए सिराज सरफराज के सिवा कोई दूसरा है तुम्हारे पास? इतना भी नहीं करेगा तो सुबह से शाम पर चरपाई ही ना तोड़ेगा क्या? चलें जी, मैं चली लड्डू मंगवाने। तुम दोनों बीवी मोहब्बत इखलास की बातें करो चंद घड़ियाँ, और मेरा शहज़ादा मुझे दे दो। इसने अपने लेने के लिए हाथ बढ़ाए। अरे ये क्या हुआ? ये कैसी आवाज़ है? लगता है सहन में कोई कूदा है। ठहरो, तुम दोनों इधर ही बैठे रहो, मैं देखती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं हिलने की। अरे हाय मेरे, ये तो तीफा लाटर है। सच में सहन में कूद आया। जल्दी करो मेरे भाई। ये पिछली डेवरी में माई सकीना के घर का दरवाज़ा खुलता है। कुछ ना सोचो, कुछ ना बोलो, बस निकल चलो इधर से। ओह फ़ौरन, जल्दी करो जल्दी। जूते हाथ में पकड़ लो, निकलो बस जल्दी से। शुक्र है मान गया, जिद नहीं की, निकल गया। पर ओ छोड़ो मुझे। आओ, मेरी गर्दन काहे को दबा रहे हो? हाय मेरी जान निकली। चीखें, शोर, गिरने की आवाज़ें। वो सिरकी से बनी इस झोंपड़ी के सामने खड़ी थी जो दूसरी मर्तबा यहाँ आई थी। पहली बार जब वो यहाँ आई थी तो इस झोंपड़ी और झोंपड़े वाले के बारे में कुछ नहीं जानती थी। बस अपनी हमराही के साथ चली आई थी। झोंपड़ी वाले की बातों से इसका जहन उलझ गया था। मजाल है जो एक बात भी पल्ले पड़ी हो। यहाँ से वापस जाने के बाद इसने कभी इन बातों को याद किया, ना इन पर गौर किया, क्योंकि यहाँ से वापसी का रास्ता दिल फरेब था। ख्वाबों, ख्वाहिशों, तमन्ना, चाह का रास्ता। वो इस रास्ते की दिल फरेब और हैरान कुन मंजरों में खोकर रह गई थी। जभी तो इस दौरान इसे झोपड़ी याद आई, ना झोपड़ी वाला। अब रास्ते की आंधी गली में गुम हुई तो इससे बाहर निकलने की साई में इसे एक ख्याल इस झोपड़ी और झोपड़ी वाले का भी आया था। क्या पता रोटी का कोई टुकड़ा रास्ते की निशानदेही के लिए इस झोपड़ी के बाहर या अंदर पड़ा मिले, जिसको हासिल करने के बाद अंधी गली से छुटकारा मिल जाए। इसने सोचा था। जब इब्राहिम के साथ यहाँ तक पहुँच गई थी, वो लड़का नज़र नहीं आ रहा जो आग के अलाव पर देगचा रखे काढ़ा बना रहा होता था, प्याला ना पीने पर गालियाँ और कोसने सुनाता था। इब्राहिम ने आग पर उल्टा तवा रखे एक वक्त में कई रोटियां बनाते लड़के से पूछा। लड़का शक्ल से संजीदा और कमगो नज़र आता था। ये फ़कीर का डेरा है बाऊ साहब, यहाँ बाल के आते जाते रहते हैं। यहाँ आने वालों को लंगर से गर्ज होनी चाहिए, लंगर पकाने वाले से नहीं। इसने परात से पेड़ा उठाते हुए बुर्दबारी से जवाब दिया। अच्छा जी। इब्राहिम इस्तज़ाई अंदाज में हंसा था। ये कैसा लंगर है जिसमें काढ़ा पीने को मिलता है, और अब ये खाली रोटियां, काढ़ा और शरबत। रुक हैं भाई जी, मजाक मत उड़ाएं। इनका जिनको फैज़ नहीं मिलता होता वो पाकर भी महरूम रह जाते हैं। कटोरा हाथ में पकड़ा होता है लेकिन लबों तक नहीं जा पाता। लड़के ने तवे पर रोटियों को हाथ में पकड़े कपड़े से दबाते हुए तेज़ी से घुमाया और 2-3 रोटियां एक साथ उतार कर करीब रखी बड़ी सी चंगेर में रख दी। इब्राहिम ने इसी इस्तज़ाई अंदाज में इस लड़के को देखते हुए सर हिलाया। मैंने 2 घूंट पिए थे काढ़े के, और जो मेरे साथ था वो आधा कटोरा पी गया था। फैज़ मुझे मिला ना, इसे थोड़ा ना ज़्यादा। सच कह रहे हैं आप? जब भी आप मुझे यहाँ मौजूद हैं, लड़के ने रसान से कहा और मज़ीद रोटियां बनाने में मशगूल हो गया। मेरा ख्याल है हम जिस काम के लिए आए हैं वो कर लें। मानू ने इब्राहिम को याद दिलाया। इब्राहिम और इस लड़के की गुफ्तगू के दौरान वो कई पुराने मंजरों को याद करने में मसरूफ़ थी। इस वक्त और इस वक्त का दरमियान वक्त था। एक कैफियत गो मगो, उम्मीद और बहम, इंतज़ार, और फिर खो देने और हमेशा के लिए खो देने का एहसास। इसने सोचा था कभी कभी एक वक्त और दूसरे वक्त के दरमियानी अरसे में कैसे कैसे शादियाने बजते और क्या क्या क़यामतें गुजर जाती हैं। वो सोच रही थी। ओए तुम किसके लिए रोटियों का ढेर पका रहे हो? इब्राहिम ने इसकी बात अनसुनी करते हुए कहा। इस वीराने में कौन आएगा खाली रोटियों का लंगर खाने? आवारा कुत्तों, भेड़ियों और हवा में उड़ती अंधी चमगादड़ों के सिवा
कौन आता होगा यहाँ ये रोटियां खाने? बड़े कोहतार नज़र हो साहब आप। लड़का ज़ेर रब मुस्कुरा कर बोला। यहाँ तो एक रोटी का चौथाई हिस्सा लेने को भी तरसते हैं लोग। इब्राहिम ने मुस्कुरा कर महानूर की तरफ यूं देखा जैसे कह रहा हो, इस लड़के की हवाई बातें सुनी तुमने? महानूर को इस वक्त इस लड़के की बातों में कोई दिलचस्पी महसूस हो रही थी, ना ही इसके दावों में। वो जल्द से जल्द सिरकी की झोपड़ी में बैठे इस फकीर से मिलना चाहती थी। ठीक है, ये कोई बुरी अलामत नहीं है, लेकिन इस कदम के उठाने की कोई मंतक मुझे भी तो समझाओ लड़की। डॉक्टर रज़ा हसन ने करमजी जिल्द वाली किताब की जिल्द पर सुनहरी अल्फाज में छपे अनवान पर उंगलियां फेरते हुए नादिया से पूछा। ये नादिया ने अपने सर पर हाथ रख कर स्कार्फ की तरफ इशारा किया जिसने इसके सर को ढक रखा था। मंतक तो इसकी कोई नहीं है, सिर्फ मेरे जहन की सोची एक तरकीब है। कैसी तरकीब? रज़ा हुसैन ने दाएं हाथ की उबरू अपनी जगह से थोड़ा ऊपर चढ़ाते हुए पूछा। क्या ये किसी नए रास्ते की तरफ उठता पहला कदम है, या तुम समझती हो कि एक आलमगीर मज़हब की सच्ची पैरोकार बनने के लिए सबसे पहले अपना सर और जिस्म ढांपना ज़रूरी है? यकीन, मेरा मतलब है ख़ुद को यकीन दिलाने, और ये यकीन को ईमान में डालने का दर्जा सानवी है। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं समझती। नादिया ने सर हिलाया। अभी तक मैं जिस स्टेज पर पहुंची हूँ वो ये है कि एक अल्लाह है, एक ऐसी गैर मरई हस्ती है जिसके पास सब ताकत है, सब कंट्रोल है। वो एक ऐसी ताकत है जिसके होने से इनकार मेरे लिए मुमकिन नहीं, और ये कि इसने मुनासिब अल्फाज का इंतखाब करने के लिए तौक़ुफ़ किया, और ये कि वो जो एक गैर मरई ताकत है वो यकीनन है। इसका पैगाम मुझे इसके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। इस पूरी कायनात में क्या कुछ मौजूद है? इस कायनात को वजूद में लाने का सबब क्या था? इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? इसमें मौजूद सब चीज़ों का इंतज़ाम कैसे चलता है और कौन चलाता है? इसका इल्म भी मुझे इस हस्ती ने दिया। मुझे इंसान होने की हैसियत से इस दुनिया में कैसे, कब, कहाँ, क्या करना है, क्या करना चाहिए, इसका सबक भी मुझे इसी हस्ती ने पढ़ाया, जो खुद इस कायनात की तख्लीक का सबब थी, जिसके लिए कायनात वजूद में आई। बहुत खूब। डॉक्टर रज़ा हुसैन ने सर हिलाया। गोया तुमने मालूल से इल्लत को पहचाना। हाँ, शायद ऐसा ही है। शायद? रज़ा हसन चौंके। शायद के लफ्ज़ में तो शक का अंसर झलकता है, बेयकीनी का रंग नुमाया होने लगता है। बेयकीनी मुझे इन सब बातों पर नहीं, अपने फ़हम की पुख्तगी पर है। नादिया ने सादगी से कहा। हो सकता है मेरी समझ अभी नापुख्ता हो सकता है मैं अभी पहचान के असल मंजिल से दूर हूँ, लेकिन इतना यकीन ज़रूर है कि एक रास्ता ज़रूर मेरे कदमों तले आ चुका है। अब पहले किसी को कैफियत नहीं है कि रंग बरंग रास्तों पर उतरने चढ़ने का अमल जारी हो और जहन उलझन का शिकार हो कि मेरा रास्ता कौन सा है। बहुत अच्छे। रज़ा हुसैन को जैसे इसकी जवाब से खुशी महसूस हुई थी, लेकिन स्कार्फ, उन्होंने नादिया के सर की तरफ इशारा किया, हम गालिबन इसकी वजह जान रहे थे। हाँ, ये मैंने इसलिए पहना है कि मुझे एक अलग शनाख्त का एहसास रहे। मेरा ख्याल है कि एक रास्ते को पकड़ लेने की बुनियादी शर्त यकीन और ईमान तो है, लेकिन एक अलग शनाख्त हरदम इंसान को ये एहसास दिलाती है कि वो इस हजूम से मुख्तलिफ है जो इसके इर्द गिर्द है, लेकिन बग़ैर पूरी तरह समझे शनाख्त बनाने का क्या फ़ायदा? डॉक्टर रज़ा हुसैन ने कहा। हो सकता है कि आने वाले वक्त में कभी तुम्हें एहसास हो कि जो तुमने समझा असल में वैसा नहीं है, या फिर ये कि वो रास्ता नहीं जिसकी तुम्हें तलाश थी। फिर तुम क्या करोगी? शनाख्त बदलने के अमल से गुजरोगी, इसको सर से तार फेंकोगी, वापसी का सफ़र शुरू करोगी और इसी मुकाम पर पहुंच जाओगी जहां से चली थी। एक नए सफ़र के आगाज़ के लिए नहीं, ऐसा नहीं होगा। नादिया के लहजे में यकीन झलक रहा था। आपने खुद ही तो क़यास किया कि मैं मालूल से इल्लत तक पहुंची हूँ। वो हल्का सा मुस्कुराई। दुनिया के 100% इंसानों की तारीख़, शख्सियत और ज़िंदगी के हालात और वाक़यात पढ़ने के बाद जो शख्सियत मेरे अपने ख़्याल में मुझे अजीम तर महसूस हुई और जिसके बारे में पढ़कर मुझे लगा कि कुछ सिखा रही है, इसे झुटलाना नामुमकिन है। और अगर वो शख्सियत ये कहती है कि खुदा है, तो मुझे बग़ैर इस्तदलाल के मान लेना चाहिए कि वो अजीम इंसान ठीक कह रहा है। फिर इसके बाद मेरा ख्याल नहीं कि मुझे वापसी का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। मुझे अच्छा लगा नादिया, बहुत अच्छा। डॉक्टर रज़ा हुसैन ने कहा। वो नादिया की बात सुनकर इतना पुरजोश और
खुश हो गए थे कि एकदम अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए थे। मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि तुमने किसी वाज और नसीहत के बगैर इस सबक को सुनकर अपनी मुतय्यन करने की बजाय अपने फ़ाहम इस्तदलाल को इस्तेमाल करने की कोशिश की और अपनी शनाख्त हासिल की। मैं ऐसा ही चाहता था, इसलिए दर्स व तदरीस और वाज़ और नसीहत से किनारा करता रहा। मुझे मालूम है मेरे इस इज्तनाब पर कई बार तुम्हारा दिल मेरी तरफ से बुरा हुआ, लेकिन यकीन जानो मैं ऐसा ही चाहता था। उन्होंने नादिया को यकीन दिलाने के अंदाज में कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन जो कुतब आपने मुझे पढ़ने के लिए दी, क्या इनके इंतखाब में एक इरादा, एक कोशिश शामिल नहीं थी? इसने नज़र उठाकर डॉक्टर हुसैन की तरफ देखा। हाँ, यकीन, और वो इसलिए थी कि मुझे अंदाज़ा था कि लाशऊरी तौर पर तुम इस तरफ झुकाव रखती हो। मैंने वो कुतब तुम्हें इसलिए दी ताकि तुम्हें कोई उबाम ना रहे। शऊरी या लाशऊरी रुझान की वजह से तुम वक्ती तौर पर एक तरफ ना झुक जाओ, ऐसा झुकाओ जिस पर बाद में तुम्हें पछतावा हो। मेरे लिए दुआ कीजिएगा डॉक्टर साहब, नादिया ने खड़े होते हुए कहा। कायनात जैसी वसअत रखने वाले, इस मौजू पर कुछ हासिल कर सकूं, क्योंकि एक कदम आगे बढ़ाने पर मुझे रोशनी की तेज़ किरणें अपनी जानिब आती हुई महसूस होती हैं। ऐसी किरणें जो नई हकीकतों को मुनव्वर करती हैं, और मैं अब तक अपनी कोताहियों पर नए पछतावों का शिकार हो जाती हूँ। पछतावों का शिकार होने के बजाय मुनव्वर होती हकीकतों का नज़ारा करने और इन्हें समझने की कोशिश किया करो। तुम्हारे तुम्हारे कदम तेज़ी से आगे बढ़ने लगेंगे, डॉक्टर रज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा। जितने बरसों से मैं यहाँ रहा हूँ, इतने बरसों में मेरे पास आने वाले लोगों में तुम पांचवीं ऐसी इंसान हो जिसने अपने इल्म और इस्तदलाल के बल पर किसी हकीकत को पाया है। मेरे नज़दीक ऐसे लोग खुशकिस्मत होते हैं। जब इंसान फैसला करके चलता है कि इसे ज़िंदगी का कोई रास्ता हासिल करना है, तो अल्लाह वो रास्ता इसे ज़रूर अता करता है, क्योंकि इसे अपने बंदे का इरादा और लगन अच्छी लगती है। चाहे इंसान अपने लिए कोई भी रास्ता हासिल करना चाहे। नादिया ने रुक कर सवाल किया, इंसान की फ़हम और इस्तदलाल का क्या है? वो तो कोई भी रास्ता मुंतखब कर सकती है। मैं इंसान के इरादे और लगन की बात कर रहा हूँ। जो अल्लाह को पसंद आ जाए तो कामयाबी मुक़द्दर बन जाती है। डॉक्टर रज़ा ने नरमी से कहा, शायद आप ठीक कहते हैं। नादिया ने कुछ देर इनकी बात पर गौर करने के बाद सर हिलाते हुए कहा, इस शायद से यकीनन तक पहुँचने के लिए तुम्हें काफ़ी फासला तय करना होगा। डॉक्टर रज़ा ने नादिया के शायद को बेख्तियार मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए दुआ गो हूँ कि ये फासला तय करते हुए न तुम्हारा सांस फूले, न तुम्हें थकन महसूस हो। नादिया ने एक बार फिर सर हिलाया और डॉक्टर रज़ा को खुदा हाफिज़ कहकर इनके कमरे से बाहर निकल आई। इस इमारत से जहाँ डॉक्टर रज़ा का क्लिनिक था, बाहर दिन रोशन था। दोपहर की हल्की धूप ने हर तरफ अपनी रोशनी बखेर रखी थी। लंदन के बासियों के लिए वो एक खुशगवार दिन था। जब भी इसके सामने फैले रास्ते पर आने जाने वाले अक्सर लोगों के चेहरे पुरसकून और मिजाज खुशगवार महसूस हो रहे थे। यहाँ से दूर हेलिंगनी के चंद रोज़ा मौसम बहार में अपनी नौकरी और पढ़ाई के अलावा औकात कार में तवाज़न पैदा करना। शेखर इस वक्त क्या कर रहा होगा, इसके जहन में अचानक ख्याल आया। यकीनन वो आने वाले वीकेंड को अपने महीने भर की ज़रा सी बचत के ज़रिए भरपूर तरीके से मनाने के ख्वाबों में गुम होगा। इसके चेहरे पर बेइख्तियार मुस्कुराहट उभरी। किसी भी इंसानी फ़िक्र से आज़ाद ज़िंदगी कैसी है जो शेखर गुजार रहा है? क्या मैं कभी इसे बता पाऊँगी कि बेसिमत चलने वाले मुसाफिरों की ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर है, या किसी मंजिल को जहन में रख कर एक मुतय्यन रास्ते पर चलने वाले मुसाफिर की वैसे बता तो पाऊँ, लेकिन समझ कभी ना पाऊँ शायद। इसने गहरा सांस लिया और लेते हुए सोचा और अपने शोल्डर बैग का स्ट्रैप हाथ में मजबूती से थाम कर आगे बढ़ गई।